बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास आई एम योर फिजिक्स टीचर। हम फर्स्ट ईयर के कोर्स का चैप्टर नंबर 6 डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है फ्लूइड डायनामिक्स। आज हम एक बहुत अहम आर्टिकल डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। फ्लूइड डायनामिक्स में इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी वाइटल रोल प्ले करती है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके लिए अहम है, तो आपने इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होती है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को स्टार्ट करने से पहले आपको मैं ये बता दूं कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो है वो इस यूनिवर्स के एक फंडामेंटल लॉ जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस है उस पर बेस करती है। तो आपने याद रखना है, ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यूनिवर्स की किस लॉ पे बेस करती है। तो आपने याद रखना है कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस पे बेस करती है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होती है। द प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ पाइप एंड द फ्लूइड स्पीड एट एनी पॉइंट अलॉन्ग द पाइप इज कांस्टेंट। वो कहते हैं कि आपने प्रोडक्ट लेनी है किस चीज़ की, एरिया की। किसका एरिया? पाइप का एरिया। पाइप के एरिया की प्रोडक्ट लेनी है किसके साथ? फ्लूइड की स्पीड के साथ। फ्लूइड की स्पीड वेलोसिटी जो है उसके साथ आपने इसकी प्रोडक्ट लेनी है जो कि क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट होनी चाहिए। इसका पहला पार्ट क्या है कि आप एरिया लें, पाइप के एरिया लें, उसको मल्टीप्लाई करें वी के साथ। वी क्या है? वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड है जो कि क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट। अब आगे क्या बात करते हैं? दिस कांस्टेंट इक्वल्स द वॉल्यूम फ्लो पर सेकेंड। वो कहते हैं ये जो कांस्टेंट है ना, ये फर्दर किसी क्वांटिटी के इक्वल है जिसको हम वॉल्यूम फ्लो पर सेकेंड भी कह सकते हैं और फ्लो रेट भी कह सकते हैं। कांस्टेंट किस चीज़ के इक्वल है? वॉल्यूम पर सेकेंड, कि एक सेकंड में फ्लूइड का कितना वॉल्यूम फ्लो कर रहा है। सिंपल सी बात है कि आपने प्रोडक्ट लेनी है एरिया की वेलोसिटी के साथ और वो किसी कांस्टेंट की इक्वल आ रही है और आपको बताया जा रहा है कि वो कांस्टेंट जो है वो फर्दर वॉल्यूम पर सेकंड के इक्वल है जिसको आप फ्लो रेट भी बोल सकते हैं। तो आज हम प्रूव करेंगे कि किस तरह से ए बी जो है वो कांस्टेंट की इक्वल है और किस तरह से ये जो कांस्टेंट है वो वॉल्यूम पर सेकेंड की इक्वल है या वॉल्यूम फ्लो रेट की इक्वल आ रहा है। आपको पता है हम डिस्कस करने जा रहे हैं फ्लूइड को, फ्लूइड की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो हम फ्लूइड कंसिडर कर रहे हैं वो आइडियल फ्लूइड होना चाहिए। आइडियल फ्लूइड क्या होता है? उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि आइडियल फ्लूइड जो है वो नॉन विस्कस होना चाहिए। नॉन विस्कस में इसकी जो ईटा है वो क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि आइडियल फ्लूइड जो है वो इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, कि अगर आप उसको कंप्रेस करें तो उसकी डेंसिटी चेंज ना हो, तो इसकी डेंसिटी क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट होनी चाहिए। आइडियल फ्लूइड में डेंसिटी कांस्टेंट होनी चाहिए। और थर्ड क्या है कि इसका फ्लो जो है वो स्टेडी फ्लो होना चाहिए, मतलब इसकी वेलोसिटी जो है, स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए और इसका फ्लो जो है वो स्ट्रीम लाइन फ्लो होना चाहिए, मतलब इसका फ्लो स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए, ट्रबुलेंट फ्लो नहीं होना चाहिए। हमने देख लिया कि हम जिस फ्लूइड को डिस्कस करने जा रहे हैं वो आइडियल फ्लूइड होना चाहिए, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। अब हम इसकी डेरिवेशन की तरफ बढ़ते हैं। डेरिवेशन की तरफ बढ़ने से पहले आपने कुछ की पॉइंट्स माइंड में रखने हैं, तब आपके लिए डेरिवेशन बहुत इजी रहेगी। जिस तरह कि आपको पता है कि डेंसिटी क्या होती है? मैस पर यूनिट वॉल्यूम। यहाँ से आप m की वैल्यू फाइंड करेंगे तो आपके पास m की वैल्यू क्या आ रही है? m इज इक्वल टू रो वी। m किसके बराबर आ रहा है? रो वी के। अगर हम वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ क्रॉस विड्थ क्रॉस हाइट। यहाँ पे हाइट कोई अननोन है तो इसलिए मैंने x लिख दिया। तो आपको पता है कि लेंथ क्रॉस विड्थ क्या होती है? लेंथ क्रॉस विड्थ क्या होती है? एरिया। तो a x के इक्वल आ जाएगा। वॉल्यूम क्या आ गया? a x के इक्वल आ गया। a से मुराद एरिया है और x से मुराद हाइट है जो कि अननोन है। आपको पता है एक फार्मूला होता है s इज इक्वल टू वी टी, डिस्टेंस का फार्मूला। अगर आपके पास कोई डिस्टेंस अननोन है तो आप उसको x पुट कर सकते हैं, तो x किसके बराबर आ जाएगा? वी टी के। 3 की पॉइंट्स है कि मैस जो है वो रो वी के इक्वल है, वॉल्यूम जो है वो a x के इक्वल है और x जो है वो वी टी के इक्वल है। अब हमारे पास कोई भी पाइप है जो कि नॉन यूनिफॉर्म है, उसका इस एंड का जो डायमीटर है वो कम है और अपर एंड का डायमीटर जो है वो क्या है? ज़्यादा है। अब पानी की एक लेयर है जो कि फ़्लो कर रही है, फ़्लो करती है, आगे बढ़ती है, वो इस पॉइंट तक पहुंच जाती है, तो हम कहते हैं कि इसने जितना डिस्टेंस कवर किया वो क्या है? डेल x1। और इस शेडेड एरिया में उसने जितना डिस्टेंस कवर किया है उस मैस को हम डेल m1 भी कह सकते हैं। और जिस वेलोसिटी के साथ मूव करता हुआ जा रहा है ये फ्लूइड, उसको हमने v1 का नाम दे दिया। और इस लोअर एंड पे एरिया जो है, क्रॉस सेक्शन एरिया, उसको हमने a1 का नाम दे दिया। अब ये फ्लूइड मूव करता हुआ जा रहा है और अब इधर से अगर कोई लेयर है वो मूव करती ही आगे जा रही है,
इस पॉइंट तक पहुंचती है, तो हम अगर उस पॉइंट हम देखना चाहें कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो हम कहते हैं कि उसने डेल x2 डिस्टेंस कवर किया है। और इस शेडेड एरिया में जितना मैस है उसको हम डेल m2 भी कह सकते हैं। और इसकी जो वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी के साथ फ्लूइड मूव करके जा रहा है, उसको हमने v2 का नाम दे दिया। और अपर एंड का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उसको हमने a2 का नाम दे दिया। अब जिस तरह के मैंने आपको बताया है कि हम इसको डिराइव करेंगे, बट हम एक कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे जो कि यूनिवर्स के बेसिक लॉज में से है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस। मतलब क्या हुआ कि जितना फ्लूइड इधर से फ्लो करके जा रहा है, जितना एंटर हो रहा है, उतना ही फ्लूइड जो है वो बाहर को जा रहा है। मतलब जितना फ्लूइड एंटर हो रहा है, जितना उसका मैस एंटर हो रहा है, उतना ही मैस उसका लीव कर रहा है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस जो है वो होल्ड कर रहा है, क्योंकि मैस कम नहीं हो रहा। अब हम इसकी डेरिवेशन की तरफ बढ़ते हैं। इसकी डेरिवेशन के लिए हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस, जितना मैस जो है वो लोअर एंड पे है फ्लूइड का, उतना ही मैस जो है वो अपर एंड पे है किसका, फ्लूइड का। लोअर एंड पे मैस कितना है, डेल m1, एंड अपर एंड पे मैस कितना है, डेल m2। इट मीन्स कि डेल m1 हमारे पास किस चीज़ के ऊपर आ जाना चाहिए, डेल m2 के इक्वल आ जाना चाहिए। किस लॉ के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस, लोअर एंड का मैस जो है वो अपर एंड के मैस के इक्वल आना चाहिए। अब हम की पॉइंट्स की तरफ बढ़ेंगे, वहाँ से इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को देख लेंगे। अब देखें कि हमारे पास मैस किसके इक्वल होता है, मैस जो है वो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम के इक्वल होता है। तो अगर हम बात डेल m1 की कर रहे हैं, तो इट मीन्स हम लोअर एंड की बात कर रहे हैं, तो हम रो के साथ भी 1 लगा देंगे और v के साथ भी क्या लगा देंगे, 1। तो हमें पता है कि डेल m1 क्या होता है, m क्या होता है, रो v। हमने क्या लिख दिया, रो 1 v1, किसके लिए, लोअर एंड के लिए। और इस डेल m2 की जगह पे हमने क्या लिख दिया, रो 2 v2, क्योंकि हमें पता है कि m जो है वो रो v के बराबर होता है। और अगर हम लोअर एंड के लिए कर रहे हैं तो 1 लगाएंगे, अपर एंड के लिए कर रहे हैं तो साथ में 2 को मेंशन करेंगे। और हमें पता है कि v किसके बराबर होता है। अभी हमने देखा है कि वॉल्यूम जो है हमारे पास ax के इक्वल होता है। तो हम लोअर एंड के लिए कर रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे, a1 और डेल x1, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे सिंपल x नहीं है, जितना डिस्टेंस उसने कवर किया है वो क्या है, डेल x1। तो हमने यहाँ पे डेल x1 लिख दिया। सिमिलरली इन द सेम वे v2 की वैल्यू हमने क्या लिख दी, ax। तो अपर एंड के लिए है तो क्या हो जाएगा, a2 और डेल x2। हम डेल क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमने इस डिस्टेंस को डेल x2 का नाम दिया हुआ है। इसके बाद अब देखें कि हमारे पास डेल x1 क्या होता है। हमें पता है कि x जो है वो x जो है वो vt के बराबर है। तो अगर हम डेल x1 की बात करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, v1 डेल t। यहाँ पे मैंने डेल का साइन यूज़ किया तो वही डेल का साइन t के साथ भी आ गया। तो हम डेल x की जगह पे क्या लिख सकते हैं, v1 डेल t। डेल x2 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, v2 डेल t। मतलब क्या हुआ कि हमने वॉल्यूम की जगह पे इंटरचेंज किया, किसको, वॉल्यूम की जगह पे किसको लिखा हमने, ax को, a1 डेल x1। और अब हम डेल x की जगह पे क्या लिख रहे हैं, v1 डेल t। अब आप देखें दोनों साइड पे डेल t है, डेल t को डेल t के साथ आप कैंसिल कर दें तो आपके पास टर्म क्या बन जाएगी, रो 1 a1 v1 किसके बराबर आ जाएगी, रो 2 a2 v2। अब आपको पता है कि अगर फ्लूइड आइडियल हो, आइडियल फ्लूइड है, तो इस मीन्स इसकी डेंसिटी कांस्टेंट है। जितनी डेंसिटी इधर है रो 1, उतनी ही डेंसिटी उधर है। इसका मतलब है हम कह सकते हैं कि रो 1 इज इक्वल टू रो 2। आइडियल फ्लूइड के लिए डेंसिटी क्या होती है, कांस्टेंट। तो आप कह सकते हैं कि लोअर एंड पे जो डेंसिटी है रो 1 इक्वल है किसके, अपर एंड पे डेंसिटी जो है वो रो 2 के। तो अब आप क्या करेंगे, अब आपके पास इक्वेशन 2 जो है, इक्वेशन 1 जो है वो किस फॉर्म में आ जाएगी, a1 v1 इक्वल टू a2 v2। डेल t के साथ कैंसिल हो गया फ्रॉम इक्वेशन 1, और रो 1 रो 2 के इक्वल है। तो अगर आप रो 1 को रो 2 लिख दें तो दोनों रो 2 कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2। तो हमारे पास यही इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है, क्योंकि हमने क्या बोला था कि प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ पाइप एंड द फ्लूइड स्पीड, एरिया को मल्टीप्लाई करना है आपने फ्लूइड की स्पीड से। तो हम इस एक्सप्रेशन तक पहुंच चुके हैं। देखें a1 किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, v1 के साथ। इट मीन्स कि एरिया जो है वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये हमारे पास बेसिकली इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आ गई। और हमें पता है कि अगर a1 v1 बराबर है a2 v2 के, तो इसका मतलब है कि a1 v1 इक्वल टू a2 v2, इसको हम किसी कांस्टेंट के इक्वल लिख सकते हैं। a1 v1 का प्रोडक्ट जो है
वो इक्वल आ रहा है किसके प्रोडक्ट के A2V2 के। इसका मतलब है कि AB क्या हो जाएगा हमारे पास कांस्टेंट। AB को हम कांस्टेंट कह सकते हैं, क्यों? क्योंकि A1V1 किसके बराबर आ रहा है A2V2 के, तो AB को हम कांस्टेंट कह सकते हैं। अब इस एक्सप्रेशन तक पहुंच चुके हैं। द प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ पाइप एंड द फ्लूइड स्पीड एट एनी पॉइंट अलॉन्ग द पाइप इज कांस्टेंट। तो हमने ये एक्सप्रेशन डिराइव कर लिया कि एरिया को अगर आप वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये कांस्टेंट के इक्वल आ रहा है। अब आगे क्या बोला है सेकंड स्टेप में कि दिस कांस्टेंट इक्वल्स द वॉल्यूम फ्लो पर सेकंड। अब हमने प्रूव करना है कि ये जो कांस्टेंट है ये वॉल्यूम पर सेकंड के इक्वल है। तो अब हम देखते हैं कि उसको किस तरह से प्रूव करना है। अब आपको पता है एरिया क्या होता है, एरिया का यूनिट क्या होता है मीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकंड। एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकंड। अगर आप मीटर को मीटर के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या बन जाएगा मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय सेकंड। आपको पता है कि मीटर क्यूब क्या होता है, किसका यूनिट होता है, मीटर क्यूब जो है वॉल्यूम का यूनिट होता है। तो हम मीटर क्यूब की जगह पे क्या लिख सकते हैं वॉल्यूम, और सेकंड की जगह पे क्या लिख सकते हैं टाइम। ये किसके बराबर आ रहा है कांस्टेंट के। तो हम इसका दूसरा हिस्सा भी प्रूव कर चुके हैं कि ये कांस्टेंट जो है वो किसके इक्वल है वॉल्यूम फ्लो पर सेकंड। तो हमने प्रूव कर लिया कि ये कांस्टेंट जो है वो वॉल्यूम फ्लो पर सेकंड के इक्वल आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि फ्लो रेट जो है वो किसी कांस्टेंट के इक्वल आ गया। इस तरह से हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को प्रूव कर लिया है। अब हम देखते हैं कि अगर ये सिनेरियो हमने डिस्कस किया जब हमारे पास फ्लूइड जो था वो आइडियल था। अगर फ्लूइड आइडियल ना हो तो इसका क्या मतलब है कि ρ1 जो है वो नॉट इक्वल टू ρ2 होगी। डेंसिटी जो है वो कांस्टेंट नहीं रहेगी। तो तब हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, तो आप इसी इक्वेशन 1 को लिखें पहले ρ1 A1 V1 del T, ρ2 A2 V2 del T। अब आपको पता है del T दोनों साइड पे सिमिलर है तो कैंसिल हो जाएगा। एक्सप्रेशन क्या बच जाएगा ρ1 A1 V1 किसके बराबर आ गया ρ2 A2 V2। अब ये दोनों क्वांटिटीज़ आपस में बराबर हैं तो इट मीन्स ये क्या हो गई है कांस्टेंट हो गई हैं। तो आप लिख सकते हैं जनरल करके लिख सकते हैं 1 2 को ख़त्म करके कि रो ए बी किसके बराबर आ गया कांस्टेंट के इक्वल आ गया। अब आपको पता है कि रो ए बी रो को आपने एज इट इज़ लिख दिया और आपको पता है ए बी किसके बराबर है, ए बी हमारे पास किसके बराबर आ रहा है कांस्टेंट के बराबर आ रहा है। रो को आपने एज इट इज़ लिख दिया और ए बी आपको पता है किसके बराबर है कांस्टेंट के बराबर आ रहा है। और ये कांस्टेंट किसके बराबर है वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। तो हम लिख सकते हैं वॉल्यूम पर सेकंड। इसको देख लें दोबारा से कि रो ए बी किसी कांस्टेंट की इक्वल है और हमें पता है कि ए बी किसके बराबर है, ए बी किसके बराबर है कांस्टेंट के, और ये कांस्टेंट किसके बराबर है फ्लो रेट के, और ये फ्लो रेट किसके बराबर है वॉल्यूम पर सेकंड के। तो आपको पता है कि वॉल्यूम जिस तरह कि आपको पता है कि आप अगर डेंसिटी का वॉल्यूम के साथ प्रोडक्ट लें तो क्या होता है रो इज़ इक्वल टू एम बाई वी होता है और एम किसके बराबर होता है रो इंटू वी। आप डेंसिटी को जब वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो किसके इक्वल आ जाता है मैस के। तो आप कह सकते हैं कि रो क्रॉस ए क्रॉस वी किसके बराबर आ गया मैस पर सेकंड। तो ये एक्सप्रेशन किसके लिए है फॉर नॉन आइडियल फ्लूइड कि जब आपकी डेंसिटी जो है वो यूनिफॉर्म नहीं होती है। अब हम रिजल्ट की तरफ बढ़ते हैं कि हमारे पास ए क्रॉस वी किसके बराबर है कांस्टेंट के। तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि ए का वी के साथ जो रिलेशन है वो क्या है इन्वर्स रिलेशन है। एरिया का वेलोसिटी के साथ रिलेशन जो है वो इन्वर्स है कि अगर आप एरिया को इंक्रीज़ करते हैं तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी डिक्रीज़ हो जाएगी। अगर आप वेलोसिटी को इंक्रीज़ करते हैं तो एरिया क्या हो जाएगा डिक्रीज़ हो जाएगा। आप इसकी एग्जांपल इस तरह से ले सकते हैं कि अगर आपने हाथ में पानी का पाइप पकड़ा हुआ है, अगर आप पानी के पाइप को कंप्रेस करते हैं, आप उसका एरिया जो है वो कम करते हैं तो आप देखते हैं पानी बहुत दूर तक जाता है। इट मीन्स उसकी वेलोसिटी उस टाइम पर बढ़ जाती है जब आपने पीछे से उसका एरिया क्या कर दिया कम कर दिया। अगर आप इसका एरिया को कंप्रेस करना छोड़ें उसको नॉर्मल पोजीशन पे ले आएँ तो आप देखते हैं कि पानी अब ज़्यादा दूर नहीं जाएगा, मतलब पानी की वेलोसिटी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। इसको दूसरी तरह हम इस तरह दे सकते हैं कि अगर आप वाटर टैप की बात करें कि जब पानी फ्लो करके नीचे जा रहा होता है टैप में से तो आप देखते हैं कि स्टार्ट में क्या होता है पानी का वॉल्यूम ज़्यादा होता है और वो
उसकी वेलोसिटी क्या होती है, कम होती है। जैसे जैसे चीज़ नीचे जाती है उसकी वेलोसिटी क्या होती है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो नीचे जाए उसकी वेलोसिटी क्या होती है, बढ़ती है। जैसे जैसे उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाती है तो अब पानी का जो एरिया है वो क्या होता जाता है, पानी का एरिया कम होता जाता है, क्योंकि वेलोसिटी जो होती है वो इंक्रीज़ हो रही होती है। तो हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में किस चीज़ को याद रखना है कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे बेस करती है। उसके बाद हमने इसी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को लेकर चलना है। कुछ की पॉइंट्स हैं जिनको हमने माइंड में रखना है। देन हम इस तक पहुंच जाएंगे कि ए वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और तब हमने इस कॉन्स्टेंट को प्रूव करना है कि ये फ्लो रेट के इक्वल है। उस वक्त तक हम, जब हम इस एक्सप्रेशन तक पहुंचेंगे तो हम प्रूव कर लेंगे कि हमारे पास इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमें क्या कहती है। उसके बाद हम बढ़ते हैं कि फॉर नॉन आइडियल फ्लूइड क्या होती है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, कि आपके पास जब डेंसिटी कांस्टेंट नहीं होती तब आपके पास एक्सप्रेशन क्या आता है, रो क्रॉस ए क्रॉस वी किसके बराबर आता है, मास पर सेकंड के, और ए का जो वी के साथ रिलेशन होता है वो इन्वर्स रिलेशन होता है।